पत्रकार सभी पत्रकार भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कांगड़ा और चंबा जिले का प्रभार मुझे सौंपने के बाद ये मेरा दूसरा दौरा है। पिछले दौरे में मैंने कांगड़ा जिले के सभी 15 विधानसभा क्षेत्र और चंबा के 4 विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया था और वहाँ हमारे सभी प्रमुख पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता इनकी बैठक ली और आने वाले चुनाव विधानसभा के उसके तैयारी की जो समीक्षा है वो की और जो आगे की हमारी रणनीति है उस पर भी विचार विमर्श किया। उसके बाद लौटने के पहले कांगड़ा जिला के सभी 15 विधानसभा क्षेत्रों के जो नेता हैं उनकी बैठक यहाँ ही पालमपुर में हुई और सभी ने ये प्रण किया कि हम एक होके एकता के साथ, ताकत के साथ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अब हम देख रहे हैं कि पिछले 4.5 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरे तरीके से कांगड़ा और चंबा जिलों को निगलेक्ट किया गया है। ये आम आदमी की भावना है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अपने कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेताओं के व्यतिरिक्त कुछ जनता के प्रतिनिधियों को भी मैं मिलता हूँ, उनसे चर्चा होती है। तो अब सरकार जो है शायद उनकी आंखें देर से खुल रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि कई नेता भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पे दौरा करना शुरू कर रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस तरीके से घोषणाएं कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपने संग एक घोषणाओं का पिटारा रखा हुआ। और जहाँ जाता रहा हूँ कि पिछले साल जब नवंबर में उस वक्त भी बाय इलेक्शन के प्रचार में सम्माननीय मुख्यमंत्री हर क्षेत्र में जाके घोषणा करते थे, लेकिन आज तक उनकी घोषणा पे कुछ कार्रवाई नहीं। उनके मंडी जिला में मैं कई बार गया, उन्होंने तो जो है वहाँ पे एयरपोर्ट बनाने की बात की थी, लेकिन एयरपोर्ट का तो सपना दूर, लेकिन रस्तों की हालत इतनी खस्ता उस जिले में है कि खड्डे में रास्ता है या रास्ते में खड्डा है, ये फर्क जानना मुश्किल है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक जनभावना ये हो गई, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी खुदा जिस पद पे वो हैं मुख्यमंत्री के, उस पद का सभी सम्मान करते हैं, उस पद की गरिमा है, लेकिन उनकी सोच और उनका दृष्टिकोण शायद सिर्फ सिराज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सीमित रह गई। और आज सुबह ही हमने एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी अखबार में जानकारी पढ़ी और वहाँ के पदाधिकारी ने मुझे फोन करके भी जानकारी दी कि सिराज में ही जो है स्कूल के बच्चों दरिया पार करके जाना पड़ता है और मुश्किल जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो एक तरीके से सर जो सिराज का भी जो डेवलप की बात करते हैं वो भी शायद जो भारतीय जनता पार्टी देश के सामने गुजरात मॉडल की बात रखी और वो कितनी खोखली थी वो जनता के सामने आ गई। और विशेषकर सम्माननीय मुख्यमंत्री जी आज एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी और बहुत हैरानी हुई वो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कि वो जनता ने पिछली बार कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका का मैंडेट दिया
और विपक्ष लोकतंत्र में जितना महत्व सरकार की भूमिका रहती है, वो महत्व विपक्ष की भूमिका रहती है। ऐसी परिस्थिति में जो है हमारे विधान सभा में हमारे जो विरोधी नेता हैं भाई मुकेश अग्निहोत्री जी और सारे हमारे विधायक 22 विधायक उन्होंने विपक्ष भूमिका भी निभाई और इस सरकार को भ्रष्टाचार, इनके फेलियर्स, इनके जुमलेबाजियों पे सब चीजों पे एक्सपोज किया। और आज जनता की मांग पर कांग्रेस पार्टी ने एक चार शीट कमेटी का गठन किया और वो चार शीट कमेटी ने प्रगति के सारी जानकारियां निकाली। और जब ये चर्चा मीडिया के माध्यम से उजागर हुई कि चार शीट कमेटी रिपोर्ट जनता के सामने रख रही है, तो मुख्यमंत्री जी बखला क्यों गए? अगर उन्होंने किया ही नहीं भ्रष्ट, अगर कुछ गलत लिए नहीं, तो फिर तो उसका सामना करने की तैयारी होनी चाहिए। लेकिन धमकियां वो दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस ऐसा करेगी हम करेंगे। 4.5 साल 8 साल से आप केंद्र में सरकार है, अगर कोई ठोस आपके पास था तो आपने क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि अगर ऐसी बात कि हमने नहीं किया तो आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई जनता के प्रति, वो भी गलत है। और अगर था तो आज तक क्यों नहीं? अरे भाई जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व परम आदरणीय कांग्रेस सोनिया जी हमारे आदरणीय नेता राहुल जी गांधी के ऊपर झूठे केसेस बने और झूठे केसेस से सिर्फ वो जनता की आवाज बन के जो है संघर्ष कर रहे हैं, उस आवाज को बंद करने के लिए कुचलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार विभिन्न एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके कर रही है। लेकिन हम डर नहीं रहे, हम संघर्ष करेंगे और करते रहेंगे। तो आप मुख्यमंत्री जी हमें क्या डरा रहे हो? हम कोई आपकी पार्टी की तरह थोड़ी हैं कि जिन्होंने आजादी के दरमियान जो है अंग्रेजों को साथ दिया। तो इसलिए मैं बहुत सम्मानपूर्वक सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि ऐसी जो है धमकियां भरी भाषा उनको शोभा भी नहीं देता और लोकतंत्र में इस तरीके का तरीका ही बहुत गलत है। और ये आपकी कमियों को उजागर करता है कि कहीं पे जो लिपापोती हुई कोविड के काल में भी हमने देखा, आपके मंत्री जो बनाए उनको जो पहले थे स्पीकर उनको हटाया गया, किसको बनाया गया, ये सब जनता के सामने है। और मीडिया के माध्यम से ये उजागर हुआ कि खाली पाइपें सब जगह रास्ते के साइड में पड़ी हुई हैं जिसका उपयोग नहीं है। इन बातों का तो कोई जवाब मुख्यमंत्री जी के पास है नहीं और सिर्फ चार्जशीट के मुद्दे से वो जो है डर गए। दूसरी बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि जो है हमारा दौरा हो रहा है सब जगह, बहुत ही अच्छा माहौल है। मैंने लगभग पिछले साल से मैं हिमाचल में काम कर रहा हूं, मैंने लगभग सारी 68 कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया है। कई कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-4, 5-5 बार भी गया हूं और एक जनता का मूड जो है वो बदलाव का बन गया है। सवाल एक ही उभरता है कि पिछले 8 साल में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 4.5 साल से वक्त से हिमाचल में, तो आम नागरिक के हालत में सुधार इन समय में हुआ है क्या? ये सवाल जनता से हम पूछ रहे हैं और जवाब हमको ना में मिल रहा है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, आज देश की सुरक्षा भी खतरे में आ गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन मुद्दों पे जो है ना मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोल रहा है कि आम जनता से जुड़े जो प्रश्न हैं, जनता हमारा एक ही सवाल है कि हमारे नेता, किसी भी नेता का आप नाम ले लो, आप कह लो कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से आम जनता से संबंधित इशू के ऊपर आप चर्चा करना चाहते हो या हम जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब आप देना चाहते हो तो आप कर लो, क्योंकि जो सरकार में रहता है जवाबदेही उसकी रहती है, लेकिन वो हो नहीं रहा। और इसलिए इस सरकार में कोई अचीवमेंट्स नहीं है, इसलिए इश्यूज को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आज बेरोजगारी के बारे में सरकार ने कोई पहल नहीं की, लेकिन फिर भी हमने देखा कि जो ये पुलिस पेपर लीक का मामला हुआ उसमें हजारों युवकों के साथ धोखा किया गया और यही मुख्यमंत्री जी थे, इन्होंने घोषणा की उस वक्त लिपापोती करने के लिए जल्दबाजी में कि सीबीआई की इंक्वायरी करेंगे। अब कहते हैं सीबीआई की इंक्वायरी की जरूरत नहीं है और उसके बारे में कोई पहल नहीं है। तो इस तरीके से जो है
केंद्र में डबल इंजन की बात की, लेकिन क्या आप ठोस योजनाएं, कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी स्कीम, कौन सी फैक्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री आप यहाँ लेके आए हिमाचल में केंद्र की मदद से, जब दूसरे राज्यों में, कर्नाटका में, गुजरात में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जा सकती हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं आई? इसका जवाब भी देना आपको पड़ेगा। और इसलिए जो है जनता ने मन बना लिया है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण विषय जो है आज आपके सामने हम रखना चाहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी का एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट है, जो कि एक्स सर्विसमैन के इश्यूज को एड्रेस करता है, और प्रदेश में हमारे जो उपाध्यक्ष हैं मेजर जनरल धर्मवीर राणा जी, वो उपाध्यक्ष के नाते जो है एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के प्रभारी भी हैं, और अध्यक्ष जो हैं ये ब्रिगेडियर DS ठाकुर साहब हैं, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के हैं। और इन्होंने नए तरीके से जो है एक्स सर्विसमैन के विषयों को जो है लेना शुरू किया है। जैसा कि आप जानते हो कि हिमाचल में एक्स सर्विसमैन का सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, लेकिन उनकी आवाज़ को पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया गया। आज कई मुद्दे हैं जो 1 रैंक 1 पेंशन पे जो सरकार सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने जो 2014 में कांग्रेस प्रणीत UPA सरकार ने जो निर्णय लिया था 1 रैंक 1 पेंशन देने का, उस निर्णय का सम्मान नहीं किया। और इसका निर्णय लेते वक्त जो है एडिशनल बेनिफिट के लिए कांग्रेस की सरकार ने 7,000 करोड़ का प्रावधान भी किया था। लेकिन फिर भी जो है जब इसकी एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन इस विषय में सुप्रीम कोर्ट में गए, तो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बिल्कुल नकारात्मक थी उनके सरकार की। उन्होंने विरोध किया था इसका, और कई मुद्दे महत्वपूर्ण इस विषय से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखे, जिससे कि ये बात जो है सफल नहीं हो सकी। अब हमारी मांग है कि ये 1 रैंक 1 पेंशन का जो वादा है, जिसके लिए हमारे सारे एक्स सर्विसमैन संघर्ष कर रहे हैं, वो मांग पूरी होनी चाहिए। हम एक्स सर्विसमैन के डिपार्टमेंट के माध्यम से हम ये संघर्ष को और गतिमान करेंगे और तेज करेंगे। और ये जो डिप्राइव करके आज 1 रैंक 5 पेंशन सरकार भारतीय जनता पार्टी की दे रही है, इसमें जो प्रीमेच्योरली रिटायर्ड सोल्जर्स होते हैं उनको पूरे तरीके से 1 रैंक 1 पेंशन से डिप्राइव किया जा रहा है। और लगभग जो आंकड़े आते हैं 40-45% जो है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं। ये कोशियारी कमेटी बनी थी, उस कमेटी का भी रिपोर्ट है। और इसलिए जो है इसको जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पूरी करे, और 30 लाख हमारे एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके साथ ये धोखा है, और हम इसके बारे में संघर्ष करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप सभी जान रहे हो कि 8.5% से ज़्यादा बेरोजगारी आज देश में है। जो पार्टी ने अपनी सरकार ये वादा करके बनाई कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अब उस हिसाब से पिछले 8 साल में तो 16 करोड़ नौकरियां देनी बनती थी। लेकिन कोविड के बाद जो आंकड़े सामने आए, आज पूरे विश्व में सबसे बुरी स्थिति बेरोजगारी की भारत में है। और नौकरियां देना तो दूर, जिनकी नौकरियां थी लाखों नौकरियां चली गईं। अब ऐसे समय में पिछले 2-3 साल से कोविड के काल में सेना में भर्ती नहीं हुई, और अब अग्निपथ की जो स्कीम लाए हैं ये पूरे तरीके से युवाओं के साथ धोखा है। और ये सिर्फ पेंशन और हेल्थ फैसिलिटी और दूसरी फैसिलिटी नहीं देनी पड़े, लेकिन जो मूलभूत सवाल हैं कि 4 साल के बाद वो युवा साथी क्या करेंगे, उसका जवाब बेशक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दे दिया है कि हमारे कार्यालय में वो चौकीदार का काम करेंगे। लेकिन जिस परिवार से ये युवा साथी होंगे, उस परिवार के साथ ऐसे वक्तव्य करके क्या बीतती होगी। तो ये सारी बातें जो है, इन बातों के ऊपर एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट ने आज एक बैठक की। पूरे हिमाचल के कोने कोनों से, कुल्लू से, मंडी से, हमीरपुर से, बिलासपुर से, कांगड़ा से हमारे एक्स सर्विसमैन साथी आए। इन्होंने अपनी भूमिका रखी। हमारे सभी प्रमुख नेता, हमारे भाई आशीष बुटेल जी जो मैनिफेस्टो कमेटी के भी सदस्य हैं, उन्होंने भी सारी बातें राणा साहब और ठाकुर साहब के साथ नोट की। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के माध्यम से हम इस पे संघर्ष तो करेंगे ही, लेकिन उनके जो मुद्दे हैं वो हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग कल है,
तो हम उनके सामने भी रखेंगे और सबकी आम राय से जो है, जो भी मैनिफेस्टो जनता के इच्छा अनुसार बनेगा, उसमें हम एक्स सर्विसमैन के मुद्दों को बाकी वर्गों के मुद्दों के साथ प्राथमिकता देंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपके कोई सवाल होंगे तो उससे संबंधित जवाब दीजिए। सर, आपने एक आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है कांग्रेस नेताओं पे। क्या हिमाचल में आपको अंदेशा है कि चुनाव सिर पर है और इस तरह का दुरुपयोग हिमाचल में भी किया जा सकता है कांग्रेस के बड़े नेताओं? देखिए, हमारा कहना यह है कि जब कर नहीं तो डर काहेगा, जब कुछ किया ही नहीं तो डर क्या। और आप क्या समझते हैं कि अगर कुछ किया होता तो पिछले 4.5 साल में ये छोड़ते? ये तो आते ही जो है महीने 2 महीने में आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि जो सरकार को इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके गिराया गया, उस सरकार के जो जनता के हित में लिए हुए निर्णय हैं, वो निर्णय भी बदलने का काम वहां पे सरकार कर रही है। तो इसलिए इन्होंने पूरा तहकीकात तो पहले दूसरे तीसरे महीने में ही सत्ता में आते हुए कर ली होगी, लेकिन जब कुछ पाया नहीं तो करेंगे क्या। और इसलिए ऐसी धमकियों से जो है हम डरते नहीं हैं। हमारे नेताओं की स्पष्ट भूमिका है कि हम जनता के बिहाफ पे हम संघर्ष करते हैं और हमारा संघर्ष जारी रहेगा, बल्कि ऐसी बातें करने से तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा संघर्ष करने का। और चार्जशीट कमेटी की रिपोर्ट बिल्कुल पेश की जाएगी। और अब ये तो जनता को तय करना है। जनता का जो मैंडेट है वो सर आंखों पे रहता है। पिछली बार उन्होंने हमें विपक्ष में भूमिका दी थी, हमने उसे निभाई। अब पिछले 4.5 साल में जब इसका कोई विकास नहीं हुआ और जो पहले कांग्रेस के कार्यकाल में राजा वीरभद्र सिंह जी के मुख्यमंत्री पद में जो विकास की गंगा हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, एक खासियत, मैं महाराष्ट्र से आता हूं लेकिन मैं हर विधानसभा क्षेत्र में जब जाता हूं तो मैं ये जानकारी जरूर लेता हूं कि हमारी सरकार थी, यहां पे क्या अचीवमेंट्स रही है। तो कहीं कॉलेज बना है, कहीं कोई संस्था बनी है, कहीं हॉस्पिटल बना है, कुछ ना कुछ जो है विकास का काम हर विधानसभा क्षेत्र में हुआ, चाहे वो कांग्रेस का विधायक रहा हो चाहे वो विपक्ष का विधायक रहा हो। हमने कभी ऐसा पक्षपात नहीं किया। लेकिन क्या देखने को मिला, हमारे कई 22 विधायक जब मीटिंग करते हैं, मैं कुछ सीएलपी की मीटिंग में उपस्थित रहा, उन्होंने शिकायत की कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो राजा साहब ने प्रोजेक्ट शुरू किए थे वो आधे में रोक दिए, फंड्स नहीं दे रहे, पक्षपात कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, ये तो जनता का मैंडेट रहता है। अब अगर आप इस तरीके की हरकतें करें तो वो उचित नहीं। और पूरे देश में आज मजाक बन गया है। आप महाराष्ट्र में, आपको मैं क्या बताऊं कि राज्यसभा का वोट पड़ते वक्त, एमएलसी का वोट पड़ते वक्त विधायकों को फोन गए ईडी ऑफिस से कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दोगे आपके खिलाफ केस किया जाएगा। उधर से विधायक फोन पे कह रहा है कि मेरा तो कोई केस बनता नहीं। झूठा केस बनाने में कितना टाइम लगता है, आप कोर्ट में लड़ते रहो। अब हमारी प्रणाली ऐसी है कि अगर केस कोई बन जाता है तो वो कोर्ट में जाता है, पेशी होती है, तारीख लगती है, उसमें कई साल गुजर जाते हैं और फिर 5-6 साल के बाद इनोसेंट पाया जाता है। लेकिन 5 साल में तो जो प्रताड़ित करना है वो तो हो ही जाता है ना। तो इस तरीके की हरकतें आप चल रही हैं। 50-50 करोड़ रुपया दिया जा रहा है विधायकों को। गोवा में आपने देखा सरकार तोड़ने का पूरा प्रयास हुआ। तो ये किस लोकतंत्र में है? आपने इसकी सरकार गिरा दी, कर्नाटक की सरकार गिरा दी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये डिक्टेटरशिप है क्या, कि आप हमें चुनो या ना चुनो, हम जनता के फैसले का अपमान करके उसको उल्टा करके हम सरकार गिरा देंगे। कोई जवाबदेह है कि नहीं? आज पार्लियामेंट का सेशन 18 तारीख से शुरू होने वाला है। कभी देश में ऐसा नहीं हुआ, पार्लियामेंट का फ्लोर जो है एक मंदिर, मस्जिद, ईसाई जो चर्च है, ऐसा माना जाता है कि जहां खुले मन से हर चीज पे चर्चा होती है। आपको यह पता है कि लेजिस्लेचर में और पार्लियामेंट के फ्लोर पे अगर कोई चर्चा करता है तो सांसद को और विधायक को इम्यूनिटी होती है। उस चर्चा के दरमियान जो मुद्दे उठते हैं उसके बारे में केस नहीं किया जा सकता, उस पर इतनी उसको फ्रीडम दी जाती है कि मुद्दे रखे जाए। और आप कुछ शब्दों का प्रयोग, जो शब्दों का प्रयोग आपको चुभ रहा है क्योंकि वो असलियत है, आप उसको अनपार्लियामेंट्री कह के आप कहते हो। और आप कहते हो कि गांधी जी के स्टैचू के वहां जाके आप जो है सत्याग्रह नहीं कर सकते। तो हम ये लोकतंत्र में जी रहे हैं। आप क्या उदाहरण देश में दे रहे हो कि जो आपका पार्लियामेंट है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, मस्जिद है, जो चर्च है, आप वहां पे ही ऐसी घटनाएं आप दबाने की, तो फिर लोकतंत्र कहां रहा? अगर विपक्ष को जो भूमिका दी गई है जनता की तरफ से, तो ये सब गलत नीतियां सरकार की उजागर करने की बात, भ्रष्टाचार को
और आप ये करने ही नहीं दोगे, आप ये कहोगे ये शब्द प्रणाली का उपयोग मत करो, ये मत करो, तो आप क्या जो विशेष अधिकार है सांसदों का उसका हनन नहीं कर रहे? ये आपका कौन तय कर रहे हो? हमने जो है अग्निपथ स्कीम के बारे में कहा कि भाई आप ये योजना ला रहे हो, आप ये स्टैंडिंग कमेटी में जो पार्लियामेंट के सभी सांसदों के बीच चर्चा करवा लो, इसके जो प्लस है माइनस है चर्चा कर लेते हैं। भाई आप जो 4 साल के बाद आप क्या उनको फैसिलिटी दोगे, उनका भविष्य क्या है, आप कोई चर्चा करने तैयार नहीं। वही चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, किसानों के बिल को लाए, कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि भाई इसकी उपयुक्त चर्चा होनी चाहिए, जो इनके स्टेक होल्डर्स हैं किसान, आप उनसे चर्चा करो, वो चाहते हैं कि नहीं। मोदी जी कहते थे मैं किसानों के हित में करूं, अरे भाई जिनके हित में आप कर रहे हो, आप कहते हो, वही कहते हैं हमको नहीं चाहिए। फिर आप तय करोगे उनका हित या वो तय करने का अधिकार? आप उनको भी अपना हित तय करने का अधिकार नहीं देते, थोपना चाहते हो। क्यों? क्योंकि अडानी को आपको मदद करनी है, वेयर हाउसेज बनवाने हैं। तो ये सारी चीजें जो है जनता के सामने एक्सपोज है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं देते। मुख्यमंत्री जी बताएं कि अग्निपथ के ये जो मुद्दे उपस्थित किए हैं, जनता के सामने पेश किए हैं। आज हमारे एक सर्विसमैन के ठाकुर साहब बहुत अच्छा बोले, राणा साहब बहुत अच्छा बोले, आशीष भाई, बाकी हमारे नेताओं ने बहुत अच्छे किस तरीके अग्निपथ स्कीम क्या है, 1 रैंक 1 पेंशन सरकार, इसके बारे में कोई बात करने तो नहीं। तो मूल मुद्दे जो सरकार के हैं उससे बात करने नहीं, सही में आप कर रहे हो, आपको क्या अधिकार है? दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पालमपुर में कहा था कि लगभग 32 प्रत्याशियों को लगभग इसी महीने हम इशारा कर देंगे कि उन्हें टिकट आवंटित किया जाएगा ताकि वो फील्ड में काम कर सकें। क्या इस तरह की कोई योजना पार्टी लेवल पर बनी है कि टिकट पहले घोषित कर देंगे? देखिए, सुक्खू जी हमारे नेता हैं, सुक्खू जी ने क्या कहा मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं कल शिमला जा रहा हूँ, सुक्खू जी मुझे मिलने वाले हैं, मैं उनसे बात करके पहले समझ लूँ क्या कहा है। और जो भी टिकटों का आवंटन है उसका पार्टी में एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, और फाइनल निर्णय जो है उस पर जो है सबकी राय लेके हाईकमांड लेता है। हमारे प्रभारी जी हैं, शुक्ला जी हैं, एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, ये पूरी प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया के तहत होगा। किस संदर्भ में हमारे सुक्खू जी ने कहा है वो कल मैं बात कर लूंगा, फिर उसके ऊपर कह सकता हूँ। सर, हिमाचल प्रदेश में मल्टीटास्क वर्कर्स करके भी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें जो भी लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं उनका फिटनेस लेवल चेक करने के लिए 50-50 किलो की बोरियां उठा के महिलाओं को, पुरुषों को दौड़ाया जा रहा है। विपक्ष इसमें क्या भूमिका निभा रहा है? सर, ये क्या, इस प्रक्रिया को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये सरकार ने जो भर्ती की प्रक्रिया पीछे कुछ समय से शुरू की है, ये सारे तौर तरीके और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बाईपास करके, ये पक्षपात करके कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है, हमारे विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने इस बारे में स्पष्ट भूमिका करके सरकार को जो है वो वार्निंग दी है कि कोई गलत तरीके से आप मत भर्ती करिए। हरियाणा में चौटाला जी का क्या हाल हुआ था, उसकी आप उसको भूलिए मत। तो ये जो आज आपकी सरकार है, आप मनमानी करोगे, ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक प्रोसेस, सेट प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर का सम्मान होना चाहिए और जो है मेरिट पे डिसीजन होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि नौकरियां जो है, इतनी वैकेंसियां हैं वो भरी जाएं, लेकिन वो जो उसके लिए टैलेंटेड है, जो उसके लिए एलिजिबल है, जो उसका हकदार है, उसको मिलनी चाहिए। ना कि आप अपनी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, आप उनको किसी बैकडोर से आप एंट्री दे दो, वो गलत है। अगर ऐसा कुछ भी गलत निर्णय होगा तो हमारे विधायकों ने स्पष्ट भूमिका ली है, कांग्रेस की